नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आपदा का सामना में आज हम बात कर रहे हैं चक्रवात को लेकर। चक्रवात के प्रकोप से कई बार भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कई परिवार और कई आशियाने इसकी चपेट में आए हैं। ऐसे में तैयारियों के लिहाज से बात करें तो क्या वो जरूरी बातें हैं जिनका हमें और आपको ध्यान रखने की जरूरत है? क्या वो जरूरी कदम है जिसे हमें और आपको उठाने की जरूरत है? और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस तरह से राहत और बचाव की प्रक्रिया को आगे लेकर जा रहा है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान से कितना प्रभाव चक्रवात से निपटने में मिल रहा है, इन तमाम अहम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी होंगे जो हमें बताएंगे कि पहले से आज हम कितने सुरक्षित और महफूज हैं, साथ ही उनकी क्या तैयारियां हैं चक्रवात जैसी आपदा से बचने की और बचाने की। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं जो कि मेंबर हैं एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ डॉक्टर एम महापात्रा जो कि डीजी हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ नरेंद्र सिंह बुंदेला जी हैं जो कि आईजी हैं एनडीआरएफ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। शुरुआती हम अगर बात करें तो जैसा कि हमने देखा है कि चक्रवात को लेकर जो बातें हैं उसमें एनडीएमए द्वारा तमाम पहलें की गई हैं। और ऐसे में विशेष एनसीआरएमपी की कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो वो कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, उस कार्यक्रम के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए कि किस तरह से वो लोगों को और ज्यादा सहायता मुहैया करा सकता है। धन्यवाद गौरव। जैसा आपने बताया कि चक्रवात में कितने सुरक्षित हैं पहले हम, और मैं ये कह सकता हूं कि चक्रवात में, साइक्लोन में भारत ने जितनी प्रगति की है और जितना हमने इसमें जो है अपने लोगों को सुरक्षित रखा है, ये एक पूरे विश्व के सामने एक अनूठा उदाहरण है जी। और इसके लिए हम पहले से ही राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एडवाइजरी इशू करते हैं। और ये एडवाइजरी हम जो है जो इशू करते हैं, ये सारे के सारे जो आपने भी बताया कि एनसीआरएमपी जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो है हम लोगों ने विशेष ध्यान हमारा होता है। एनसीआरएमपी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2011 में फेज 1 शुरू हुआ था और 2016 में हमने फेज 2 को शुरू किया था, और ये दोनों प्रोजेक्ट अभी जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने जो है इसमें जो 8 कोस्टल स्टेट्स हमारी हैं, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, केरला, कर्नाटक, ये जो स्टेट्स हमारे पास हैं, इनमें हमने 816 जो है बड़े बड़े हमने मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर बनाए हैं। और इसमें जब लोगों को हमें गांवों से, कोस्टल एरिया से निकालना होता है, आपने देखा होगा लास्ट टाइम करीब 8 लाख लोगों को हमने जो है इवैक्यूएट किया था वहां से। तो इन लोगों को हम जो है साइक्लोन शेल्टर में तो रखते हैं। इसके साथ ही जो लोगों को हम कोस्टल एरिया से निकालते हैं, उन गांवों तक रोडों की कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको सुरक्षित निकालने के लिए करीब 1200 किलोमीटर रोडों का निर्माण भी हम लोगों ने वहां के लिए किया है। इसके साथ ही अगर वेस्ट कोस्ट में अगर हम देखते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में जितनी भी हमारे जो पावर लाइन्स थी, करीब 1600 किलोमीटर को जो अंडरग्राउंड केबलिंग है वो भी हम लोगों ने जो है सुरक्षित इसमें जो है की है। इसमें जो सबसे मुख्य बिंदु है एनसीआरएमपी का, वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम जो है, इसमें सैटेलाइट के थ्रू है, इसमें रेडियो के माध्यम से है, सायरन के माध्यम से है, और प्रचार के माध्यम से हम लोग जब साइक्लोन आता है उससे पहले जो है किस तरह आखिरी आदमी तक, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, आखिरी मनुष्य तक किस तरह जो है इनकी इंफॉर्मेशन हम पहुंचाए, उसकी भी हम लोगों ने इसमें जो है भरसक हमने जो प्रयास किया है। और यही कारण है कि पिछले जो 20-21 में करीब 7 जो है बड़े बड़े चक्रवात हमारे देश में आए हैं, जो लॉस ऑफ लाइफ है जो है करीब जो है
मूल है इसमें, इतनी उन्नति हमने इसमें की है और सब एनसीआरएमपी 1 और एनसीआरएमपी 2 के कारण और लोगों की जागरूकता के कारण जो है ये हो पाया है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही उपलब्धि लगातार हमें देखने को भी मिल रही है, क्योंकि हम जब जानते हैं कि आपदा जिस तरह से सामने आती है तो उसको देखते हुए सतर्क रहने की साफ तौर पर तो जरूरत है, लेकिन पहले से अगर सावधानियां बरती जाएं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम उसके नजर आते हुए दिखते हैं। आइए अब सीधे अपने दूसरे गेस्ट का रुख कर लेते हैं। महापात्रा सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि आईएमडी ने एक लंबा सफर तय किया है और हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अगर इसकी तुलना करें तो चेतावनी सेवाओं और पूर्वानुमान जो सटीकता के मामले में आईएमडी आज कहां खड़ा हुआ आपको नजर आता है? जो चक्रवात सूचना और सतर्कता की जो प्रणाली होता है, इससे पहला कदम होता है कि मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस लेना, जिससे साइक्लोन को डिटेक्ट करना, इसका जेनेसिस होने से पहले, और इसके बाद सभी ऑब्जर्वेशंस को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस को रन किया जाता है और इसके माध्यम में अगले 15 दिन में या अगले 10 दिन में या अगले 5 दिन में कैसे साइक्लोन का जेनेसिस हो सकता है, कहां हो सकता है और इसका गतिपथ कैसे रहेगा, इसका तीव्रता कैसे रहेगा, ये कौन सा तर्क के पास जा सकता है और तर्क के पास तक जाएगा, इसका प्रभाव क्या हो सकता है हेवी रेन की वजह से, कि विंड की वजह से, कि टाइडल वेव की वजह से। ये सभी के लिए भारतवर्ष में अभी इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल मॉडल्स डेवलप किया गया है। एक नहीं, लगभग 10 मॉडल्स को इस्तेमाल किया जाता है और ये मल्टी मॉडल एनसेम्बल को यूटिलाइज करते हुए एक कंसेंसस फोरकास्ट डेवलप किया जाता है। ऐसे सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन होने से जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन जेनेसिस फोरकास्ट को हम 2014 का पहले देखेंगे तो सिर्फ हम एक क्वालिटेटिव टर्म बोल रहे थे, कोई क्वांटिटेटिव टर्म पे कहां जेनेसिस होगा नहीं बोल रहे थे। 2014 में हम 3 दिन पहले बोलना शुरू किया, फिर 2018 में इसको 5 दिन पहले शुरू किया और इसके साथ साथ एक बायोमीट्रिक फोरकास्ट शुरू किया जिसमें 15 दिन पहले हम बताते हैं कि कौन से एरिया में जो बंगाल की या अरबियन सी की जेनेसिस होना है, ये होने का संभावना है फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जी। और इसको देखते हुए धीरे धीरे भी हम दुनिया भर में आप देखेंगे जो साइक्लोन का फोरकास्ट दिया जाता है वो साइक्लोन बनने के बाद इसका गतिपथ कैसे रहेगा इसका पूर्वानुमान दिया जाता है। मगर भारतवर्ष एक ऐसा एक देश है जहां जेनेसिस से पहले इसका ट्रैक कैसे रहेगा, जेनेसिस के बाद और इसका तीव्रता कैसे रहेगा, इससे पूर्वानुमान दिया जा रहा है। इसको बोला जाता है प्री जेनेसिस ट्रैक एंड इंटेंसिटी फोरकास्ट। इंडिया एक ऐसे कंट्री है जहां जब एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है तब हम बता रहे हैं कि यह साइक्लोन होगा कि नहीं, और जब साइक्लोन होगा तो इसका गतिपथ कैसे रहेगा, कौन से तक पास जा सकता है। ये कदम हम लोग उठाए हैं जो कि अनोखा है और जो देश को अभी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है वो बहुत छोटा ओशन बेसिन है। यहां जो साइक्लोन डेवलप होता है इसका लाइफ पीरियड कम है, 3 से 5 दिन होता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जैसे राजेंद्र सिंह साहब बोल रहे थे, पहले सूचना दिया जाता है आईएमडी की तरफ से, इसके ऊपर एक्शन शुरू होता है। अब जितना दिन पहले इसका सूचना देंगे कितना सटीक और सही टाइम पर कार्यक्रम शुरू होगा नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के अंतर्गत। सो इसीलिए हम ये लॉन्ग टर्म फोरकास्ट जारी करने के लिए हम प्री जेनेसिस ट्रैक फोरकास्ट शुरू किए हैं। हमारा एक्यूरेसी आप देखेंगे फोरकास्ट एक्यूरेसी तो जैसे पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी रहा, जैसे साइक्लोन फनी का बात करें 2019 में, साइक्लोन अम्पन का बात करें जो सुपर साइक्लोन था 2020 में, नहीं तो पाउथ साइक्लोन जो गुजरात के पास गया 2021 में बात करें, सभी का पिन पॉइंटेड फोरकास्ट रहा कि कब ये तट को पास आएगा, तट को पार करेगा और तट के पहुंचने पर इसका तीव्रता कितना होगा, कितना विंड स्पीड होगा, कितना समुद्र के द्वारा लहर आ सकता है और कितना बारिश भी हो सकता है। और इसकी वजह से जो बाढ़ होने वाला है, कोस्टल इनंडेशन होने वाला है और डैमेज होने वाला है विंड की वजह से, कि बाढ़ की वजह से, इसका भी अभी एप्रोक्सीमेशन किया जा रहा है, एस्टिमेशन किया जा रहा है। और नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एक वेव डीसीआर है जिसको बोलते हैं डायनामिक कंपोजिट रिस्क एटलास डेवलप किया गया है। तो ये कंपोजिट रिस्क एटलास में जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो फोरकास्ट जाता है, ये फोरकास्ट को इस्तेमाल करते हुए ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम
कि कौन सा एरिया में कितना लॉस हो सकता है। जैसे कृषक भाई की बात करें, जो खेती कितना प्रभावित हो सकता है। जी, अगला सवाल सर मेरा नरेंद्र सर आपसे है। अब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं और तमाम जब चक्रवात जैसी स्थितियां होती हैं तो राहत और बचाव को लेकर जब हम कहते हैं तो उसमें क्या उपाय उसमें किए जाते हैं आप लोगों की तरफ से? तो कोई भी चक्रवात आने से पहले सबसे पहले, जैसा कि आपको पहले वक्ता ने बताया कि आईएमडी इसका प्रेडिक्शन करती है, और जैसे ही लगता है कि सीवियर कैटेगरी का जिसमें रिस्पांस एजेंसी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें एनडीआरएफ पहले इसमें प्लान करती है, मीटिंग करती है किस एरिया में ये चक्रवात आने वाला है। उस एरिया के जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स एनडीआरएफ को, उनको हम अलर्ट करते हैं, उनसे भी कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरे स्तर पे स्टेट्स अथॉरिटीज के साथ मीटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि मेन रिस्पांस स्टेट अथॉरिटी का है ये। और थर्ड, नेशनल लेवल पे अगर सीवियर साइक्लोन का प्रेडिक्शन है जिसमें लगता है कि स्टेट उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, तो नेशनल लेवल पे फिर उसका एक रिव्यू मीटिंग होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, या ऊपर के स्तर पे भी हो सकता है। उसके हिसाब से रिसोर्सेज लगाए जाते हैं। एनडीआरएफ का जो डिप्लॉयमेंट होता है, हम डिपेंड करता है किस तरह का साइक्लोन है, प्री डिप्लॉयमेंट करते हैं, पहले से टीम लगा दी जाती है, क्योंकि साइक्लोन के समय मूवमेंट बड़ा मुश्किल होता है। इसमें आईडीएस का मदद ली जाती है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, एयरफोर्स की प्लेन से, ट्रेन से, बाय रोड, जो भी हमको शॉर्टेस्ट लगता है उसकी सुविधा लेके हमारी टीम्स पहले कोस्टल एरिया में डिप्लॉय हो जाती हैं। इसके बाद उस एरिया में अवेयरनेस कैंपेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको एरिया में बांट दिया जाता है। स्टेट के अथॉरिटीज के साथ अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, लोगों को पहले से इवैक्यूएशन शुरू किया जाता है, क्योंकि अगर साइक्लोन बहुत सीवियर और हिट करने वाला है तो जरूरी है उनको इवैक्यूएट करके, शेल्टर बनाए गए हैं कई जगह कोस्टल एरियाज में, वहां लेकर जाया जाता है और सेफ जगह लेकर जाया जाता है जहां पर उनकी सुरक्षा हो सके। और इसके साथ जब साइक्लोन हिट करता है उसके बाद रिहेबिलिटेशन में एनडीआरएफ इंपॉर्टेंट काम करती है। रोड कनेक्टिविटी, हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, कटर्स, पोल्स गिरते हैं, उनको हटाया जाता है। स्टेट अथॉरिटीज भी उसमें काम करती रहती है, एनडीआरएफ भी मिलकर साथ में काम करती है, और ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम है, रोड कनेक्टिविटी, उसको हम रिस्टोर किया जाए। और उस समय जो लोग फंस गए हैं साइक्लोन के कारण, बारिश के कारण, उनको हम सेफ जगह उस समय ले जाते हैं, और इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को मिलकर कार्यान्वित किया जाता है। निश्चित तौर पर सर, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है, और जिस तरह से जो तैयारियां रहती है वही कहीं ना कहीं सुरक्षा की नीतियों को पहले से दर्शाती हैं कि जिस तरह की सुरक्षा रहेगी वैसे ही मापदंड आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, और उतने ही हम सजग और तैयार नजर आएंगे किसी भी तरह की आपदा से लड़ने और निपटने के लिए। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। A cyclone can be disastrous for your house, damage your property, and destroy everything you have. But it need not wipe out your life entirely. Simple objects can be extremely useful and life-saving in case you get stuck in a cyclone. Stock of fresh water. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lanterns, battery-operated torches, and extra batteries. Dry food, candles, matchboxes, and kerosene. Also, do not forget to keep your important documents in a waterproof bag. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA, Government of India. चक्रवात एक विनाशकारी आपदा है। ये आपके घर एवं संपत्ति को तहस नहस कर सकता है। यदि आप चक्रवात में फंस जाएं, तो साधारण वस्तुएं भी आपके लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स, मजबूत रस्सी, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च तथा अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें। पर्याप्त ताजा पानी, सूखा भोजन, मोमबत्तियां, माचिस तथा केरोसिन अपने पास रखें। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रखना न भूलें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
और आज हम बात कर रहे हैं चक्रवात को लेकर, किस तरह से उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं, कैसे उससे लड़ने में हम सक्षम हो सकते हैं, कैसे और ज्यादा मजबूती आई है और किस तरह से जो लगातार जो तमाम घटक दल हैं वो किस तरह से हमारी इसमें मदद करते हुए नजर आ रहा है, हमारे लिए तत्पर है, 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए तत्पर हैं और किस तरह से जो चुनौतियां उनके सामने आती हैं वो क्या क्या रहने वाली हैं, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कुछ बच्चे भी शामिल हैं और कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, तो उनके मन में क्या है, आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। और आइए सबसे पहले उन बच्चों से भी आपका तारुफ करा देते हैं कि ये जो हमारे साथ होनहार बच्चे जुड़े हुए हैं वो लेडी इरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हैं और उनके साथ हमारी उनकी शिक्षिका भी हैं जिनका नाम मेनका सिंह है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो में। तो बच्चों से ही आज जान लेते हैं कि उनके मन में चक्रवात को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। तो आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? जी। Hello, respected sir. My name is Pallavi Ghosh. I would like to ask a question that what is a cyclone? हाँ पात्रा सर, आप इसका जवाब दीजिए। साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है जहां विंड्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज रोटेट करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और मिनिमम विंड स्पीड इसमें 62 किलोमीटर पर आवर और 34 नॉटिकल माइल्स पर आवर होता है और इसका साइज लगभग 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर हो सकता है हॉरिजॉन्टली, और इसका हाइट 10 to 15 किलोमीटर हो सकता है। क्लाउड्स यानी एक बड़ा सिस्टम है, 1000 किलोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है और 15 किलोमीटर तक इसका हाइट हो सकता है। और ये साइक्लोन में विंड ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर जाता है और जैसे बहुत टॉल क्लाउड डेवलप होता है तो हेवी रेन होता है साइक्लोन की वजह से, और इसमें स्ट्रांग विंड होता है। जब साइक्लोन का विंड लगभग 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक होता है इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं, और 90 से 120 किलोमीटर होता है तो इसको हम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। 120 से 160 किलोमीटर होता है तो इसको हम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं, और 160 से 200 किलोमीटर तक होता है विंड स्पीड तो पर आवर, इसको हम एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। अगर विंड स्पीड 220 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है, 220 किलोमीटर पर आवर, इसको हम सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। भारत देश में जो समुद्र है जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, लगभग 5 साइक्लोन डेवलप होता है हर साल, और ये साइक्लोन 5 से 4 बे ऑफ बंगाल में होता है और एक अरेबियन सी होता है। और ये जो साइक्लोन डेवलप होता है ये सी एरिया में डेवलप होता है, लैंड के ऊपर डेवलप नहीं होता है, क्योंकि साइक्लोन डेवलप होने के लिए पहले आपको 2 तरह की एनर्जी चाहिए। एक होता है कि थर्मल एनर्जी जो कि सी सरफेस टेम्परेचर बहुत वार्म होता है तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है एटमोस्फियर को। दूसरा होता है कि मॉइस्चर, तो सी सरफेस टेम्परेचर वार्म हो जाता है, इसमें इवापोरेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, वो मॉइस्चर ऊपर को जाता है, वो मॉइस्चर ऊपर जाते हुए कंडेंसेशन होता है, वो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। एक और सवाल लेते हैं, अगला सवाल आप में से कौन पूछना चाहता है? Hello sir, I am Tanya Das from Lady Irwin School. I would like to ask what are the precautions do one need to take to save oneself from cyclones? देखिए, प्रिकॉशंस की जहां तक बात है, इसके लिए एनडीएमए ने गाइडलाइन इश्यू की हुई है और हमने वो गाइडलाइन हर राज्य के साथ शेयर की है। इसके साथ ही हमने स्कूल के बच्चों के लिए और स्पेशली कॉलेज और स्कूल के बच्चों के लिए एक छोटी डूज एंड डोंट्स की बुकलेट बनाई है जो कि मैं आप लोगों को भी अभी देने वाला हूं, और उस बुकलेट में जो है हमारे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं कि जैसे साइक्लोन का टाइम जब हवाएं आती हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, उस समय जैसे होता है कि घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे, लाइट को बंद कर दे, अपने जानवरों को अंदर कर दे अगर तुम्हारे पास कुछ पेट एनिमल्स हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको साइक्लोन के जब 3-4 दिन पहले पता लगता है कि साइक्लोन आने वाला है, उससे पहले आपको अपने घर की खाने पीने की चीजों की भी आपूर्ति पूरे ढंग से कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कि साइक्लोन के समय और साइक्लोन के बाद कितने दिनों तक ये जो है स्थिति बनी रह सकती है। इसके लिए आपको पूरे प्रिकॉशन पहले ही लेने पड़ते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वहां से साइक्लोन शेल्टर में शिफ्ट करना पड़ता है, उसके लिए अपने जो जरूरी
आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो कुछ आपके पास वैल्यूएबल आइटम्स हैं, उनको एक बैग में रख करके जब आप साइक्लोन शेल्टर में जाए तो उनको वो पूरे जो आइटम्स हैं उनको भी आपको साथ लेके जाना है। और जब साथ लेके जाए तो अपने घर को अच्छी तरह लॉक करके जाए, गैस जो आपकी है उसको बिल्कुल बंद करके जाए। इसके साथ ही और जितनी भी आपकी यूज आइटम्स जो घर में रखे होते हैं, जैसे टीवी है या फ्रिज है, उन सब चीजों को कोशिश कीजिए कि उनको जो है आप ढंग से बांध करके सिक्योर करके जाए। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जो आपको जो है उस बुकलेट में मिलेंगे। बिल्कुल, यही छोटी छोटी जो सावधानियां हैं और यही जो छोटी छोटी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, ये बहुत बड़ा एक रिजल्ट लेकर सामने आ सकती है, जैसा कि सर ने हमें अभी अभी बताया। तो एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। A cyclone can be disastrous for your house, damage your property, and destroy everything you have. But it need not wipe out your life entirely. Simple objects can be extremely useful and life-saving in case you get stuck in a cyclone. Stock of fresh water. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lanterns, battery-operated torches, and extra batteries. Dry food, candles, matchboxes, and kerosene. Also, do not forget to keep your important documents in a waterproof bag. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA, Government of India. चक्रवात एक विनाशकारी आपदा है। ये आपके घर एवं संपत्ति को तहस नहस कर सकता है। यदि आप चक्रवात में फंस जाएं, तो साधारण वस्तुएं भी आपके लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स, मजबूत रस्सी, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च तथा अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें। पर्याप्त ताजा पानी, सूखा भोजन, मोमबत्तियां, माचिस तथा केरोसिन अपने पास रखें। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रखना न भूलें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चक्रवात को लेकर हम बात कर रहे हैं आपदा के सामने में, और आज हमारे साथ यहां पर एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। साथ ही साथ कुछ स्कूली बच्चे भी हैं जो लगातार अपने सवाल चक्रवात को लेकर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके सामने रख रहे हैं। तो अगला सवाल भी एक बार फिर से ले लेते हैं बच्चों से। आप पूछना चाहते हैं? Hello sir, I am Nupur Singh from Lady Urban Senior Secondary School. My question would be, why cyclones are life threatening? तो साइक्लोन की देखिए स्पीड पे डिपेंड करता है, किस स्पीड से लैंडफॉल कर रहा है कोस्टल एरियाज में। तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा होगा तो उसका कैटेगराइजेशन है, महापात्रा साहब ने जैसे बताया। तो उस हिसाब से सीवियर साइक्लोनिक है, हैवी है, स्ट्रांग है। जहां पर स्पीड एक लेवल से क्रॉस करेगा तो फिर लगता है कि इवैक्यूएशन करना चाहिए या इवैक्यूएशन नहीं करना चाहिए, तो लोग घर के अंदर रहें, कोस्टल एरिया में नहीं जाए। तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि इट कैन बी थ्रेटनिंग। तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा जहां लगता है कि घर भी उड़ा देंगे, उनके छत उड़ाने के चांस है, विंडो डैमेज कर सकता है, तो पॉपुलेशन को इवैक्यूएट कराया जाता है सेफ जगह जहां पर वो सेफ्टी से रह सके। दूसरा है कि अगर सिर्फ घर को उतना डेंजर नहीं है लेकिन सी में लोगों को जाने में दिक्कत है, फिशरमैन स्पेशली जो कम्युनिटी है जो सी में जाते हैं कि उनको सी वेव रफ होगा तो उनको वहां जाने से फिर रोका जाता है। तो डिपेंड करता है क्या कैटेगरी है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। सर, अब क्योंकि सर से लगातार जो बातचीत हो रही थी और जिस तरह से उन्होंने एक एक पहलुओं को बहुत उजागर किया है और साफ तौर पर बहुत सारे यहाँ पे जो मन में डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हम कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर जब देखते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी पहल देखने को मिली है। वहां पर किस तरह से जो चीजों की है उसकी रूपरेखा को और उसको जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं उससे किस तरह से आप लोग पार पाते हैं? देखिए, समुदायों का, कम्युनिटीज का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है जी, क्योंकि सारा जो प्रोग्राम है वो उन्हीं को ध्यान में रख करके बनाया गया है जी। कम्युनिटी का जो रोल होता है, जब एनडीएमए गाइडलाइन इश्यू करता है तो वो एसडीएमए के पास जाती है स्टेट में,
स्टेट से डिस्ट्रिक्ट के पास आती है और डिस्ट्रिक्ट के बाद वो तालुका लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे जो है उसका जो है विस्तारण होता है। जैसे एनसीआरएमपी प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, उसमें 3 भाग हैं। उसमें एक है स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसमें कि हमने शेल्टर बनाया है, रोडें बनाई है, अंडरग्राउंड केबलिंग की है, और दूसरा पार्ट है उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसमें अर्ली वार्निंग जब आईएमडी से हमारे पास आती है उसको जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए, वो उसमें एक मुख्य बिंदु है। और तीसरा जो पार्ट है उसमें है कम्युनिटी को किस तरह से हम तैयार करें, उसके लिए इसके अंतर्गत एनसीआरएमपी के अंतर्गत जो है हेल्थ मिनिस्ट्री राज्य की, स्टेट की, जिले की जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी और पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और रूरल डेवलपमेंट, ये जो 5 डिपार्टमेंट हैं, इनके लोगों को हम लोग एजुकेट करते हैं, तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि ये लोग, क्योंकि साइक्लोन का समय 6 महीने होता है जून से नवंबर तक का, जो बाकी 6 महीने होते हैं जनवरी से जून वाले, वो 6 महीने के अंतर ये लोग जाकर के गांव के लोगों को, समुदाय को तैयार करते हैं, एजुकेट करते हैं। अब नरेंद्र सरकार को कर लेते हैं। सर, आपके सामने किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस दौरान जब ये आपदा का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। किस तरह से, कौन सी स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं और किस तरह से लोगों की जान और ज्यादा सुरक्षित हो पाए, लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो? चैलेंजेस आपके सामने कौन कौन से रहते हैं और किस तरह से आप उन पर पार पाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रेडिक्शन, जैसे इसका फोरकास्टिंग होती है, प्लानिंग उसी स्टेज पे कर दें, क्योंकि हमको अपनी फोर्स का मूवमेंट तो बहुत जल्दी करना होता है, ताकि साइक्लोन आने से पहले हमारी जो फोर्स है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पहुंच जाए फोरकास्ट के हिसाब से। उसमें लेट होने के बाद में फिर बाद में डिप्लॉयमेंट में दिक्कत होती है। डिप्लॉयमेंट के बाद में अवेयरनेस कैंपेन और इवैक्यूएशन जो हम पब्लिक के साथ, स्टेट अथॉरिटीज के साथ मिल करते हैं, तो उसमें जो मेन चैलेंज आता है, कई बार लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, सिक्योरिटी रीजन से या कोई और आर्थिक कारण से भी है, तो उनको समझाना कि आपके लिए सेफ है, अभी जो साइक्लोन आएगा आपकी जान को खतरा हो सकता है, उनको वहां से शिफ्ट करने का एक चैलेंज होता है, जिसमें एनडीआरएफ और लोकल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो लोकल जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर्स हैं, उनकी मदद ली जाती है और उनको समझा के शिफ्ट करने का एक बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि साइक्लोन का प्रेडिक्शन है, उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, 2-3 दिन के लिए भी और लंबे समय के लिए भी डैमेज होता है तो बाहर हो सकते हैं। तो ये 2 मेन चैलेंज है। बाकी ऑपरेशनली चैलेंज है, क्योंकि साइक्लोन जब सीवियर साइक्लोन हो सकता है उस समय हम कुछ नहीं कर सके। जहां जहां सेफ जगह है वहां पर हम काम कर सकते हैं, इवैक्यूएशन कर सकते हैं। जहां पर लैंडफॉल हो गया है और साइक्लोन बड़ी स्ट्रांग है, उस समय हम वहां पर ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उसका भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो हमारी टीम होती है वो असेस करती है, अपनी सेफ्टी की, पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन करती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी जीवन शैली को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि साफ तौर पर जो देश है वो आज और ज्यादा सशक्त हो रहा है और ज्यादा मजबूत हो रहा है और पहले से अभी आज के में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।